डॉक्टर साहब, ये बोला जाता है कि आईवीएफ के बच्चे वीक होते हैं, क्या ऐसा ये सच है? You know, even if you are not a doctor, कि सबसे स्वस्थ, सबसे रिजुविनेटेड, सबसे अच्छे बच्चे हमारे आईवीएफ के हुए हैं। बढ़ती एज के साथ प्रेगनेंसी के रेशियोज घट जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ जो अंडा है 35 ईयर्स के बाद अंडा ढलने लग जाता है, बट दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन वी आर इन अलाइनमेंट विद नेचर। इंटरनेशनल जो सारा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि बढ़ती उम्र के साथ आपको कंसेप्शन कम होगी, कि हमारे जीवन की सबसे उच्चतम कोटि की दवाई हैप्पीनेस है। मैं तारीफ करना चाहूँगी मोदी जी की, ईश्वर करे डॉक्टर्स के पेशेंट ना बने हमारे बच्चे जो आ रही है, जो हमारी संतानें पैदा हो रही है। लेकिन मल्टीपल रिलेशनशिप तो इतने खतरनाक हैं क्योंकि इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां समाज में फैलेंगी। स्त्री के प्रॉब्लम्स का कारण पति भी हो सकता है। पेशेंट्स को भी समझना होगा, राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज, राइट मेडिटेशन, राइट योगा, एवरीथिंग राइट। हमें एक ऐसे समाज की तरफ जाना है जहाँ दवाइयाँ कम हों, अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल ज़्यादा हो। जब से हम डॉक्टर बन रहे हैं हमने तो यही सोचा, फर्स्ट प्रेगनेंसी का अबॉर्शन करवाना इज क्रिमिनल एक्ट। डाइट, गुड डाइट, लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, जिसमें गूगल कहता है, अगर आप गूगल में रिव्यू देखें तो वो कहता है कि 0.5 से कम बच्चा हो ही नहीं सकता। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता, हमें लगता है सब कुछ पॉसिबल है प्रोवाइडेड इट्स डन इन ए वेरी साइंटिफिक वे। अरे वाह, मतलब इतना बड़ी उम्र का बच्चा, इतनी बड़ी उम्र का अंडा, शायद हम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा पाएँ। तो आपने ये बात कही ना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है हमारे समाज के लिए। थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू द न्यू रिसर्चर्स, जिसने हमें आज इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि आज हम ऑलमोस्ट नील के साथ काम कर रहे हैं। सेफेस्ट देखिए, मेरी नज़र में माइरीना कॉइल इज ऑल्सो सेफ। तो मैंने कहा कोई हीरे मोतियों जैसा कोई महान प्यारा इंसान, एंजेलिक इंसान ना मेरे से सारे हीरे मोती निकलवा लेगा। और मुझे लगता है द जॉय ऑफ सीइंग यू नो योर पेरेंट्स रिजॉयस हैविंग हेल्दी बेबीज, कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ आज का बैठक का सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत ब्यूटीफुल। नमस्कार, आप हैं बैठक कुछ बातें तारा के साथ। हर बार की तरह हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं, डॉक्टर प्रभजोत कौर। डॉक्टर प्रभजोत कौर पिछले 20 साल से करनाल के अंदर ऐसे निसंतान दंपतियों को पेरेंट्स बनने का सुख दे रही हैं जिनकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग है। तो आज हम आपको उनसे आईवीएफ के गुड, बैड्स, इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट और उनकी जर्नी अब तक इस प्रोफेशन में कितनी और कैसी रही है, आज हम आपको उनसे मिलवा के उनकी सारी की सारी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं डॉक्टर प्रभजोत से। डॉक्टर साहब, आप अपने और अपने परिवार और अपने एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मेरी जर्नी एमबीबीएस की हरियाणा से स्टार्ट हुई। अच्छा। ये वो वक्त था, दैट वाज इन 1984, जबकि मुझे याद है हमारे टाइम में सिर्फ 50 या 51 के करीब जो स्टूडेंट्स थे वो ओपन कैटेगरी से थे। और मतलब पूरे हरियाणा स्टेट से सिर्फ आप लगा लीजिए सिर्फ 50, 55 या 57 बच्चों को एडमिशन मिलना था ओपन कैटेगरी से। तो मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा तपस्या उन दिनों में, मतलब बच्चों को बहुत इंस्पिरेशन होती थी कि डॉक्टर बनना है, तो हमें बहुत एक तरह से एफर्ट करके डॉक्टर इस फील्ड में आना है। और एमबीबीएस किया मैंने, हमारे पास एक ही मेडिकल कॉलेज था, रोहतक मेडिकल कॉलेज हरियाणा में। देन आई डिड माई एमबीबीएस, आई फिनिश्ड इन 1988। फिर मैं 6 मंथ्स मैंने पीडियाट्रिक्स में लगाए, कस्तूरबा कस्तूरबा हॉस्पिटल दिल्ली में। Then I got selected in Bombay for my MD. I entered in Bombay 1989. I finished my MD 1993. उसके बाद मैंने बॉम्बे के सभी मेडिकल कॉलेजेस में, there are 3 म्यूनिसिपल and 1 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे मैंने कुछ टाइम लगा के एज अ लेक्चरर और एज अ मेडिकल टीचर काम किया। 1996 में आई वेंट टू इंग्लैंड और 1996 से 2000 तक ऑलमोस्ट 4 इयर्स मैंने इंग्लैंड में एज अ स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार, एज अ विजिटिंग रजिस्ट्रार काम किया। 3 साल हमने अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ काम किया और 2001 में मैं वापस आ गई। अच्छा।
एंड उसके बाद मैंने कुछ टाइम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना में एज अ सीनियर लेक्चरर काम किया ऑब्स एंड गायनी में, यानी कि स्त्री एंड प्रसूति रोग विशेषज्ञ इसको हम कहते हैं। और 2006 में व्हेन आई रियलाइज दैट it was I wanted to live in a comparatively pollution free atmosphere. लोग उन दिनों में मजाक किया करते थे, कहते थे कि कुछ कुछ शहर हैं हमारे जहाँ डाइंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे कुएं के पानी में भी साइनाइड है। अच्छा। एंड इट वाज हमें लगता था कि इट वाज कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू इंग्लैंड, हमें वैसे भी थोड़ा सा पोल्यूशन का ज़्यादा एहसास हुआ करता था। देन आई केम टू करनाल एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू से करनाल इज़ लाइक कैलिफोर्निया फॉर मी। अच्छा। वेरी क्लीन सिटी, बहुत शांत और सुंदर हवा और सुंदर एक तरह से अनपॉल्यूटेड शहर था। एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी विद इनफर्टिलिटी, यानी कि इनफर्टिलिटी एंड IVF। हमने अपना सिर्फ हम लोग अब फोकस करेंगे उन 10 to 15% ऑफ पॉपुलेशन पे हु आर अनएबल टू हैव चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स। तो हमने अपना IVF का जर्नी स्टार्ट किया 2000 आई थिंक इट वाज 2006-07 फ्रॉम करनाल के अंदर, करनाल से। ओके। एंड तो मेरा एक बेटा है जो अभी MBBS उसकी हो गई है, ही इज़ डूइंग इंटर्नशिप। एंड एक मेरी बेटी है हु इज़ जस्ट गिवन एग्जाम्स फॉर MD गायनी, उसकी MD गायनी हो जाएगी। आई एम थैंकफुल टू गॉड माई डॉटर वॉज बॉर्न इन न्यूकासल अपॉन टाइन, शी वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। और मुझे आज तक याद है कि उस शी वॉज बॉर्न इन 96 31st of December एंड आई वॉज 4 months pregnant when I went to England for my first job. I did not know anyone in England at that time. Or I remember that her every 3 to 4 months I would be in India because my daughter after her birth she came back to India. It was very hard. I think doctors की ज़िंदगी उस टाइम पे भी हो सकता है कि आज कुछ बदल गई हो, but it was very very hard life. I remember working for 16 hours in the wards, even when I went to England. Today there are very good rules, you know, all over the world, not in India, where they say that आप एज ए पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर 48 hours a week से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। अच्छा। इट इज़ इलीगल। But when we went as Indian doctors, I remember I used to go for work at say 9 o'clock in the morning or 8 o'clock in the morning, Saturday morning, और मेरी Monday शाम को ड्यूटी ख़त्म होगी and I would be continuously doing deliveries, cesareans, vacuums and forceps, all kinds of deliveries and all kind of emergencies, you know, all ectopic pregnancies, all kinds of things we used to deal. डॉक्टर साहब, IVF होता क्या है? Okay. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि जो ईश्वर की तरफ से जो कार्य किसी भी स्त्री के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है, यानी कि सीमन से स्पर्म रिलीज होके ऊपर फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा और फैलोपियन ट्यूब का जो टर्मिनल एंड है वो 10 सेंटीमीटर की होती है, वो अंडेदानी से अंडा रिलीज होगा तो फैलोपियन ट्यूब का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए अंडाशय के साथ, तो अंडे को पकड़ेगा और फिर वो बच्चा ट्रांसपोर्ट होगा और वो बच्चा ट्यूब के ऑलमोस्ट टर्मिनल एंड में एम्पुलरी रीजन में शुक्राणु और अंडे का मेल जो ईश्वर की तरफ से फैलोपियन ट्यूब में एक तरह से बच्चा बन के तैयार होता है और फिर ईश्वर ने एक मोटर लगा रखी है फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो उस बच्चे को या सीलियरी मूवमेंट से, तो वो मैं उसको मोटर कहा करती हूँ क्योंकि वो बहुत परफेक्ट काम करना चाहिए वो सारा सिस्टम, ताकि इक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, ट्यूब में ना रह जाए, वहाँ ना पल जाए। तो वो जो मोटर ईश्वर ने लगाई है या वो जो सिस्टम तैयार किया है ताकि ट्यूब से ट्रांसपोर्ट होके बच्चा 5वें दिन तक जब वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, फूल के कुप्पा हो जाता है ज़मीन को पकड़ने के लिए, तो वो बच्चा ट्रांसपोर्ट होके 5वें दिन तक माँ के गर्भाशय में आ जाता है और इम्प्लांट करने को तैयार हो जाता है। तो इस प्रोसेस को जब आउटसाइड बॉडी किया जाता है, जो कि इंक्यूबेटर्स में किया जाता है, उसमें हमें अंडे और शुक्राणु का मेल करवाना है। सो द होल थिंग इज डन इन एन IVF लैब। हम एग पिकअप करते हैं 10-11 दिन इंजेक्शंस देके या 9 to 11 days इंजेक्शन देके डिपेंडिंग अपॉन हर बॉडी, और अप्रॉक्सीमेटली डे 11, 12, 13 पे वो अंडे लिए जाते हैं और अंडे और शुक्राणु का मिलन लैब में करवाया जाता है।
अगर शुक्राणु की इतनी अच्छी उसकी जो मोटिलिटी या उसका जो कंसंट्रेशन है वो सारा कुछ परफेक्ट हो तो ज़्यादातर, और अगर अंडे की क्वालिटी अच्छी हो तो स्पर्म खुद ब खुद ही हज़ारों लाखों अरबों खरबों में एक शुक्राणु अंडे के अंदर एंटर करेगा और बाकियों के लिए अंडे के द्वार बंद हो जाएंगे, बाकी सब शुक्राणुओं के लिए। तो वो परमात्मा का चुना हुआ बेस्ट शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करेगा और वो एक बड़ा बच्चा बनाने का पोटेंशियल रखेगा। और इस तरह के बेबी को हम IVF बेबी कहते हैं, जिसको कि हम स्त्री को बहुत ही अच्छे से तैयार करके अगर उसके गर्भाशय में रख दें तो वो उसके अंदर इम्प्लांट होगा, उसके अंदर अच्छी जड़ पकड़ेगा, उसके अंदर प्रफुल्लित हो जाएगा। पहले 3 महीने उसके अंगों में कोई दिक्कत नहीं होगी और पूरे 9 महीने की ब्यूटीफुल जर्नी दिखा के हेल्दी बेबी के रूप में बाहर आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के टाइम में IVF इतना कॉमन क्यों हो गया है? आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। एक कैटेगरी वो है हमारे समाज में तारा जी, पीपल हु जेन्युइनली नीड IVF, isn't it? There will be always some people जिनका अनेकों प्रकार का इलाज करके हम ये महसूस करें कि अब हम इनका नेचुरल कंसेप्शन नहीं करवा सकते। ओके। So if it is really genuine indication where a doctor has done all possible treatment for the patient and then they realize that it is not possible for us to have natural conception and then we go for IVF. Okay. तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा हम ऐसे युग में भी प्रवेश कर चुके हैं जिसमें ऑन द पार्ट ऑफ पेशेंट या ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर या ऑन द पार्ट ऑफ बोथ, जिसमें थोड़ी हरी वाला फैक्टर है कि जल्दी से प्रेगनेंसी हो जाए। Okay. तो जबकि ऐसा सचमुच नहीं है। पेशेंट कैन हैव IVF फेलियर ऑल्सो। राइट। आपके पैसा लगाने के बावजूद भी IVF कामयाब ना हो, बच्चा आके उसकी धड़कन आए और फिर चली जाए, या धड़कन आए ही ना और उसमें अनेकों प्रॉब्लम्स हों। सो आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम दैट वी ऑल हैव टू बी वेरी डिस्क्रीट कि इफ़ देयर इज़ अ जेन्युइन इंडिकेशन फॉर IVF हम तभी इस जर्नी पे आगे बढ़ें। नंबर 1, एंड आई थिंक आई मस्ट से इट दैट अनफॉर्चुनेटली सिंस द टाइम पीपल, अब you know we had corona pandemic. Right. Following that, all of us had to go for vaccination. Actually, none of us know that what kind of effects the various medicines or vaccination are having on human body. And still, all people all over India, doctors are unable to find that we are getting lot of patients, lot of women also who are reporting with less AMH. यानी कि जिनकी अंडेदानी की ताकत कम है एट ए यंगर एज। डॉक्टर साहब, IVF के सक्सेस रेट क्या है? देखिए, IVF के सक्सेस रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ अबाउट 30% सक्सेसफुल। देखो, जो इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कोट किया जाता है IVF का सक्सेस इज़ 30% अगर IVF किया जाए। दिस इज़ व्हाट इज़ कोटेड। I may not agree with it. I'll tell you. 40% अगर ICSI किया जाए। ICSI का मतलब होता है जब सीमन में से जो अच्छे स्पर्म्स हैं अपने आप अंडे में प्रवेश ना कर सके। Okay. और हम स्पर्म को चूज करके अंडे में उसका प्रवेश करा देते हैं। हाँ। और 50% सक्सेसफुल अगर हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर करके बच्चा रखते हैं। यानी कि जिसमें 5 दिन तक बच्चे को कल्चर इंक्यूबेटर में किया जाता है और जब वो बिल्कुल बच्चा फूल जाता है, माँ का गर्भ पकड़ने को, वो ज़मीन पकड़ने को तैयार हो जाता है, तो 50%। बट इसमें बहुत अच्छी बात समझने के लिए ये है कि पेशेंट्स मस्ट रियलाइज कि IVF आसानी से फेल भी हो सकता है। और दूसरा, इट्स नॉट टेक होम बेबी रेट। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। इट्स नॉट टेक होम बेबी रेट। डॉक्टर साहब, IVF के फेलियर का सबसे बड़ा कारण क्या है? तारा जी, IVF के होल प्रोसेस में जो सबसे ब्यूटीफुल, जो सबसे सुंदर और जो सबसे महान या एक बहुत ही अच्छा कार्य हम लोग कर सकते हैं किसी पेशेंट के लिए,
वो है किसी पेशेंट, किसी महिला को और स्त्री को और उसके पति को एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना बिफोर IVF। ओके। हम ये अक्सर कहा करते हैं कि 3 महीने का अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है, 2, सवा 2, 2.5 अप टू 3 मंथ्स का टाइम है, जिसमें जो स्त्री की जो फसल है जो पीछे से आगे आती है, जिसको हम आज ले रहे हैं, जिस दिन हम IVF कर रहे हैं, पुरुष की भी अप्रॉक्सीमेटली आप 3 मंथ्स मान लीजिए। अगर हम उनकी पीछे से जो आगे आते हुए जो गैमीट्स की क्वालिटी या फसल की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, अगर हम अंडरलाइंग पैथोलॉजी, यू नो वी ऑलवेज से देयर इज इनफर्टिलिटी की जड़ में छुपा हुआ कारण, अगर हम उसको बहुत ब्यूटीफुली टैकल कर लेते हैं, उसका इलाज, उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि ना केवल हमें गैमीट की क्वालिटी अच्छी मिले, सीड बीज, राइट, जिसकी क्वालिटी अच्छी मिले, बस जिस ज़मीन पे बच्चे ने जड़ पकड़नी है वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसमें कोई सोजिश ना हो, और इवन ट्यूब से कोई ऐसा पानी बूंद बूंद करके भी ना आता हो जो बच्चा रखा हुआ भी बहा के ले जाए। तो कहने का मतलब आपका ये है कि वो जो पूरा का पूरा एम्बियंस तैयार करना होता है, बच्चा जाने से लेके वहाँ पे अंदर उसको एम्ब्रियो को छोड़ने तक का वो जो सरफेस तैयार होता है, वो जितना अच्छा सरफेस तैयार होगा उतना सक्सेस रेट बच्चे का वो IVF का सक्सेस उतना ही अच्छा हो जाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, आई थिंक एनी गुड डॉक्टर, देखो इस संसार, इस ब्रह्मांड के सबसे महान डॉक्टर तो परमेश्वर, प्रभु, ईश्वर, मतलब स्वयं परमेश्वर खुद है। लेकिन उसके बाद हमारी निगाहें होती हैं कि हमारे बच्चे किसी प्रकार की नर्सरी में ना जाएं, जहाँ तक हो सके हमारे बच्चे अगर हम रखें तो मिसकैरेज का कोई कारण ना बन जाए, कहीं बच्चे के अंदर हार्ट बीट ना आए या फीटल नोड ना आए, या ऐसी कोई तकलीफ बच्चेदानी में ना हो। जब बच्चा पहले 3 महीने जब बच्चे के अंग बन रहे हैं तो उस टाइम बच्चा ग्रो ना कर पाए, क्या बच्चे की बत्ती जल के बुझ ना जाए, विच मीन्स मिसकैरेज ना हो जाए। तो अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ की ओर हम इस चीज़ की ओर ध्यान करें और इसका अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करके फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें, तो नॉट ओनली इट कैन बिकम सक्सेसफुल द वेरी फर्स्ट टाइम, हम इतना हाई उम्मीद भी ना लगा के चलें, बिकॉज इट्स समटाइम डिसअपॉइंटिंग फॉर बोथ पेशेंट एंड डॉक्टर। लेकिन पूरा 9 महीने का जो सफ़र है उसमें एक अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, एक ब्यूटीफुल प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस, इट कैन बी वेरी प्लेजेंट फॉर पेशेंट इफ 9 मंथ्स आर गुड। और फिर जो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी इमेजिनेशन की, कि आई ऑलवेज शेयर विद माई पेशेंट्स कि देखो जी, एनी वन हु वॉन्ट्स टू बिकम अ पेरेंट, दे वुड ऑलवेज प्रे टू गॉड, परमेश्वर दे चरना का ध्यान करते हुए तुसी हमेशा यही अरदास करते हो कि यू नो लंबिया उम्र वाला, चंगियां सेहतां वाला, तिखी बुद्धि वाला और सर्वगुण संपन्न ही देना है ईश्वर। एंड आई थिंक जो पुराने ज़माने में हम याद किया करते थे, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ पेशेंट, हर हस्बैंड एंड द डॉक्टर टू कंट्रीब्यूट टू द फैक्ट कि हम बहुत ही डिवाइन बच्चे कह लो या एक सत्युगी बच्चे इस संसार में हम ला सकते हैं, बिकॉज वो सारी अच्छी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं मदर अपने बच्चों को रखती है जाती। डॉक्टर साहब, IVF फेलियर की सबसे बड़ी वजह क्या है? IVF फेल होने की सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आई है कि यू नो एवरी पेशेंट हैज़ गॉट अ स्पेसिफिक रीज़न कि उसका IVF फेल किस कारण से हो रहा है। अगर पेशेंट के अंदर काफ़ी सालों से, एक तरह से जब लड़की की शादी होती है तो उसके बाद ज़्यादातर लड़कियों को हनीमून इन्फेक्शन हो सकता है। अब उस हनीमून इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे नहीं होने देना, और कैसे हमारी जवान बेटियां किसी गायनेकोलॉजिस्ट की पेशेंट बने ही ना सचमुच की, तो वो एक अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन किसी लड़की के जीवन में वो एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन, इट गोज ऑन टू बिकम क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शन। और इसमें भी किस तरह से हस्बैंड का शराब पीना या हस्बैंड का जो भी खान पान है, लाइफस्टाइल, किस तरह से
किसी लेडी को प्रभावित करता है। किसी हस्बैंड के जो सीमन काउंट है वो बहुत डाउन हो, अगर सपोज किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से या बिल्कुल नील हो बिकॉज ऑफ सम क्रॉनिक इन्फेक्शन इंक्लूडिंग सर्टन थिंग्स, जिसकी वजह से अगर पति ने बचपन में कभी कच्चा दूध पिया हो, उसकी वजह से किसी चीज़ का प्रवेश हुआ और उसका अगर रिफ्लेक्शन पत्नी पे आता है, उसको वो अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज, बिकॉज आजकल हम कलयुग में है तो हर चीज़ ओवरी को भी प्रभावित कर जाती है, चाहे भगवान का हुक्म नहीं था कि अंडाशय को जल्दी कोई इन्फेक्शन प्रभावित करे। तो अगर हम उन अंडरलाइंग पैथोलॉजी या उन कारणों का ट्रीटमेंट किए बिना अगर हम सीधा IVF पे जंप कर जाते हैं तो आई थिंक वी कैन फेल एट एवरी स्टेप। आप देखिए, इसका एक स्टेप है अंडा लेना, यानी कि वो हमारे लिए एक बीज है। अगर बीज डिफेक्टिव होता है तो अगर बच्चे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपका IVF सक्सेसफुल नहीं होगा या किसी एबनॉर्मल बेबी होने का भी कारण बन सकता है और मिसकैरेज का। तो ट्रीट द अंडरलाइंग पैथोलॉजी में इन्फेक्शंस को ट्रीट करना, क्रॉनिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करना, कुछ ऐसी कठोर इन्फेक्शंस को ट्रीट करना जिसकी वजह से 4-5 बार IVF बहुत आसानी से फेल हो जाता है इन द बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस और पेशेंट को समझ नहीं आती मेरे साथ क्या हो रहा है, व्हाई माय प्रेयर्स आर आल्सो नॉट वर्किंग। राइट। इसी तरह से हमारे पास बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी है। राइट। पॉलीसिस्टिक ओवरी में अगर कुछ एडिशनल फैक्टर्स मिल जाए, जैसे कि किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन का प्रवेश हो जाए, किसी कठोर इन्फेक्शन का प्रवेश हो जाए, कुछ मल्टीफैक्टोरियल एक तरह से अगर इम्पैक्ट हो जाए ओवरी पे, तो वैसे भी आप रियलाइज़ करेंगे, आपको समाज में बहुत लोग मिलेंगे जो कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी में बेबी नहीं होता। हाँ, आई डोंट थिंक सो। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब अब हमारे पास हमने अपने अंडे से करवाया, हमारा IVF फेल हो गया, डॉक्टर ने कहा अंडे अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते या बनते ही नहीं। हमने अंडे दान से IVF कराया और हमारा अंडे दान से 2-3-4 बार फेल हो चुका है, अब आप क्या कर सकते हो? एंड आई रिमेंबर टेलिंग माई पेशेंट्स कि ओह, मतलब भगवान करे हम भी अच्छा काम करते रहें कि आप चिंता मत करो, हम बच्चों की लाइनें लगा देंगे। तो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब अंडे दान से करा के आई हूँ 4 बार, 3 बार फेल करा के आई हूँ, आप प्लीज़ मेरे अंडे से मत लेना। यू नो इतने डरे होते हैं, इतने आप लगा लो बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स इन इंडिया। तो हम कहते हैं चिंता ना करो, हम बच्चों की लाइनें लगा देंगे। डिफरेंस क्या है? आपको पता है भगवान ने हमें इतने अच्छे फार्मूले दिए हैं, अपार्ट फ्रॉम जस्ट फॉलोइंग वन ट्रैक, हम उनको एक 360 डिग्रीज पेशेंट को देख के उनकी अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, डाइट है, लाइफस्टाइल है, बहुत पेशेंट के नाम जप के बहुत सारे काम करते हैं, इम्यूनिटी को कैसे उठाना है, एक तरह से 360 डिग्री ट्रीट करके। और मेरी लाइफ का ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है तारा जी कि सचमुच जो पेशेंट थर-थर कांप रहे होते हैं कि अब मेरे अंडे से मत करना, हम कहते हैं बच्चों की लाइनें लगा देंगे और उनके अपने जब बच्चे हो जाते हैं और वाकई ही जब हम एक IVF करके 2-3 IVF का सामान पैदा हो जाता है, दैट मीन्स दैट यू नो वन स्ट्रॉ पे हम 2 ब्लास्टोसिस्ट चढ़ाते हैं। जब उनके इतने अच्छे काम हो जाते हैं तो जब बच्चे भी इतने हेल्दी, यू नो हमारा टारगेट देखिए, पहली बात तो मैं सिर्फ IVF के फेवर में नहीं हूँ, यू नो हमारी बातों से कहीं ये ना समझ बैठे कि मैं एक IVF को प्रमोट करने के लिए आपके पास आपके इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। वी आर सो थैंकफुल टू लॉर्ड गॉड, परमात्मा का जिन्ना शुक्राना करिए शायद नहीं कर सकते कि 70% पेशेंट्स जेडे IVF वास्ते आए वो बिना IVF के प्रेग्नेंट हो गए। इट्स ए वेरी ह्यूज परसेंटेज। 70% लोग अगर 60 to 70% अगर बिना IVF के प्रेग्नेंट हो, ये मेरी लाइफ की बड़ी लंबी जर्नी रही है इन 20 ईयर्स में। अगर आप शादी के 17 ईयर्स बाद, अगर आप शादी के 11 साल बाद, 12 साल बाद, 14 साल बाद पहला IVF किया, बच्चा हो गया, दूसरा तीसरा नेचुरल हो गया, 14 साल से काम रुके पड़े थे। अगर लोगों के इतने कठोर काम, जिनके 5 IVF फेल हुए, 9 बार धड़कनें बंद हुई, 5 IVF फेल हुए, 12 साल बाद पेशेंट कई बार आंसू, यू नो व्हेन दे फील वेरी टच, वो कहते हैं मैडम बाहर के इलाज में हमें 12 साल की कहानी, दर्द भरी कहानी मैडम। हाँ, मुझे याद है इस पेशेंट की जो सास थी, यानी इस जो महिला की मम्मी थी, वो ANM थी। कहते मैडम 15 लाख रुपए खर्चे हैं, पहले 6 साल या 5 साल 9 बार धड़कनें बंद हुई, बाकी के 6-7 साल हमें 5 बार IVF फेल हुए। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मैं अच्छे से देखूँगी, मेरा IVF भी ऐसे ही फेल हो जाएगा। तो कहते मैडम, और उसका बच्चा होता है मेरे पास नेचुरल,
एक नहीं दो, यही सेंट कबीर में पढ़ रहे हैं, हमारे लिए कितनी, इट्स वेरी वेरी, मुझे लगता है हम छोटी सी ज़ुबान से शायद मतलब बहुत करोड़ों बार भी शुक्र करना चाहें तो हम परमात्मा का शुक्र नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, ये बोला जाता है कि आईवीएफ के बच्चे वीक होते हैं, क्या ऐसा ये सच है? तारा जी, आप यू नो, इवन इफ यू आर नॉट ए डॉक्टर, आप मुझसे बहुत बड़े मतलब सटीक सवाल पूछ रहे हैं। आपको याद होगा जब हमने ये सवाल जवाब की शुरुआत की थी तो मेरा पहला जो स्टैंस था वो ये था, ट्रीट द आईवीएफ की दुनिया में अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज़ के लिए कोई महान कार्य करना चाहता है और पूरी डेडिकेशन से, पूरी तपस्या से, पूरे सच्चे मन से किसी मरीज़ का भला करना चाहता है, तो उसके लिए एक ही अच्छा काम, एक ही महान काम किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि वी मस्ट, if there is any reason behind infertility, तो treat the underlying pathology, यानी निसंतानता की जड़ में छुपे कारण को जड़ से ठीक करना और उसको संवार देना, उसको रिजुविनेट कर देना, उसको अच्छा करना और फिर आईवीएफ करना। तो आपने क्या पूछा था, एक बार दोबारा सवाल बता कि जो बच्चे आईवीएफ के थ्रू पैदा होते हैं क्या वो इंटरनल वीक होते हैं? यस, दे कैन बी, बट क्योंकि हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस बिल्कुल ऑपोजिट है। मोस्ट ऑफ द बेबीज, बिकॉज इट्स ए 20 years यू नो लॉन्ग जर्नी, तो मुझे कहना चाहिए अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए कि वो दुनिया के सबसे रोबस्ट, दुनिया के सबसे हेल्दी, दुनिया के सबसे स्वस्थ, सबसे रिजुविनेटेड, सबसे अच्छे बच्चे हमारे आईवीएफ के हुए हैं। आईवीएफ 70% लोगों को विदाउट आईवीएफ बच्चा हुआ गुरु नानक हॉस्पिटल में आके। वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड, जो आईवीएफ के लिए आए उनका विदाउट आईवीएफ बच्चा हुआ 60 to 70%, मे बी मोर। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड। बच्चे कमज़ोर तब होने के चांसेस होते हैं या बच्चों को सारी ज़िंदगी भर के लिए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स की वो बेचारे डॉक्टरों के पेशेंट, ईश्वर करे डॉक्टर्स के पेशेंट ना बने। हमारे बच्चे जो आ रही है, जो हमारी संतानें पैदा हो रही है, ईश्वर करे वो बहुत स्वस्थ पैदा हों। जब भी किसी पौधे को लगाया जाता है, जब भी किसी फसल को लगाया जाता है, किसी पेड़ को लगाया जाता है, आप देखिए कि अगर सीड कमज़ोर होगा, अगर उसके बीज कमज़ोर होगा, तो सिमिलरली आई थिंक जब किसी पेशेंट की निसंतानता के जड़ में छुपा कोई ऐसा कारण होता है कि उसके जो गैमीट्स है, यानी अंडाशय में क्रॉनिक इन्फेक्शन का प्रभाव है या कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम का प्रभाव है, अगर उसके शुक्राणु में किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन का प्रभाव है और हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, पेशेंट जिस हाल में डॉक्टर के पास आया, हमने बस आईवीएफ कर दिया, हमने शुक्राणु ले लिए, हमने अंडे ले लिए, हमने बच्चा बना दिया, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि वो ये उस इतनी महान स्ट्रॉन्ग तगड़ी बिल्डिंग की नींव पत्थर है। जो नींव पत्थर कमज़ोर होएगा तो वंस द बेबी, वो अंदर भी ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास जो बच्चे आईवीएफ से हुए, जिनका हमने अपनी तरफ से 360 डिग्री इलाज करके काम करना चाहा, तो हमने देखा कि वो पूरी 9 months औरत की गर्भाशय, मैं प्यार से मजाक करती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छे से इलाज करके बच्चा रखेंगे कि जो बेबी आपके गर्भ में आए वो पूरे 9 months मतलब नॉक नहीं करना चाहिए कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे जल्दी बाहर निकालो। क्योंकि ये पूरा संसार, ये पूरा जो ब्रह्मांड, ये सृष्टि में जैसे हम जी रहे हैं, तो मैं कहती हूँ जो जीता वही सिकंदर की कहानी है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमें बचाना चाहती है, तो अगर कोई ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वजह से बच्चा खुशी से जी ना पाए, जब हमारे को सेलुलर स्टेबिलिटी नहीं होगी, एक तरह से एक शांति का माहौल नहीं होगा बच्चेदानी में, तो वो जो स्ट्रगल चलेगी उसके फलस्वरूप बच्चे कमज़ोर है जी, अब इसकी धड़कन घट ना हो जाए, खून की सप्लाई कम हो रही है, अब ये इलाज चाहिए, अब ये इलाज चाहिए, अब प्रोटीन दे रहे हैं, अब पानी दे रहे हैं, यू नो, फिर आदमी इसी चक्कर में और नॉट ओनली दैट, जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो ये इस संभावना के साथ पैदा हो सकते हैं कि इनको सारी ज़िंदगी के लिए कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कोई इस तरह की छोटी उम्र में डायबिटीज़ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो। तो आई थिंक हम सबकी जो कहते हैं कि आपकी प्रेयर्स तभी रंग लाती है व्हेन यू कंबाइन इट विद राइट एक्शंस, तो हमें करना होगा ये सब। डॉक्टर साहब, क्या बढ़ती एज के साथ प्रेगनेंसी के रेशियोज घट जाते हैं?
तारा जी, आप मेरे से बहुत सही इन्फॉर्मेशन पे आधारित और बड़े सटीक एक तरह से सही इन्फॉर्मेशन पे आधारित सवाल पूछ रहे हैं. दैट इज़ नॉट माई एक्सपीरियंस, बट दैट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके. बिकॉज थोड़ा सा हमारा एक्सपीरियंस एक बहुत ज़्यादा हट के था लीक से. मैंने देखा कि ज़्यादातर पेशेंट्स ने मतलब गुरु नानक हॉस्पिटल में जाके ड्यूरिंग माई 20 years जर्नी, मतलब पेशेंट्स ने आके बहुत ज़्यादा नाम जपते गर्भधारण करना चाहा. बिकॉज इट वॉज नॉट ओनली एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू हैव अ प्लान्ड बेबी. यू नो, जैसे आपको मैं एक इंस्टेंस सुनाती हूँ. आई ऑलवेज इंस्पायर माई पेशेंट्स कि जैसे पुराने ज़माने के राजा रानियाँ, यू नो, जब प्लानिंग होती थी किसी सल्तनत में कि अब इनका बच्चा कंसीव हो जाए, इस क्वीन का या रानी का, तो एक तरह से महायज्ञ किया जाता था. और कि मतलब देश की बहुत अच्छी आत्मा का प्रवेश हो, एक अच्छी सोलाए, अच्छा बच्चा हो, एक बहुत गुणी, एक महान बच्चा बने जो इस सल्तनत का राजकुमार बने. सिमिलरली व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू प्लानिंग फॉर पेरेंटहुड, इट्स अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि एक तरह से गॉड की ब्लेसिंग्स को इन्वोक करके स्त्री गर्भ धारण करें. एंड नॉट ओनली दैट, मुझे लगता है गॉड की ब्लेसिंग्स में एक 360 डिग्री आप देखिए कि when we are in alignment with nature, not only we'll be inspired to follow the right diet, क्या अवॉइड करना है, क्या खाना है. बिकॉज एक छोटी सी गोली आदमी को ठीक कर देती है, तो इतनी बड़ी प्लेट क्यों नहीं ठीक कर सकती, यू नो, जो हमारे अंदर जा रहा है. राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज, राइट मेडिटेशन, राइट योगा, एवरीथिंग राइट. और वो सारी ब्लेसिंग्स को इन्वोक करने में द हस्बैंड ऑल्सो दे फॉरगेट अबाउट फाइटिंग विद देयर वाइफ. सो हैप्पीनेस बिकम्स द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन. दे लुक आफ्टर ईच अदर एंड दे ट्राई टू फॉलो द राइट मोड ऑफ ट्रीटमेंट. आई थिंक कुछ चीज़ें अपने आप बहुत अच्छी हो जाती है द मोमेंट वी टेक द राइट पाथ. आई हैव फॉरगॉटन अबाउट योर क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी अगेन. कि जो बढ़ती उम्र के अंदर हमारी जो फीमेल्स होती हैं उनकी वो कम हो जाती है कंसेप्शन रेशियो. सो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, बट इंटरनेशनल जो सारा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि बढ़ती उम्र के साथ आपको कंसेप्शन कम होगी, इम्प्लांटेशन होने में दिक्कत होगी. सो इट इज़, ये सारे का जो सारोकार है वो ये है कि बढ़ती उम्र के साथ सपोज किसी का क्रॉनिक इन्फेक्शन या क्रॉनिक पीआईडी, इस तरह की फैक्टर्स हैं इनफर्टिलिटी के लिए, तो पहली बात तो हमें ये याद रखना होगा कि बढ़ती उम्र के साथ जो अंडा है 35 years के बाद अंडा ढलने लग जाता है. ओके. आजकल 37, 38, 39 पे हम डरने लगे हैं लोगों को ये कहने में कि चिंता ना करो, फटाफट पास करा देंगे. आप समझ रहे हो, वैसे भी ये कहते हुए डर लगता है बिकॉज वी आर नॉट गॉड. तो वी कैन ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट. पंजाबी के अंदर नियत में बड़े भाग है, यू कैन ऑलवेज डू योर बेस्ट. तो अंडा ढलने लग जाता है, तो विच मीन्स कि वो जो सोने का अंडा और सोने का बच्चा, यू नो, द राइट एग एंड द राइट बेबी जो फटाफट इम्प्लांट कर जाएगा, तो उसके चांसेस घटने लग जाते हैं, कह सकते हो आप. मेडिकल साइंस ऐसा कहती है. तो 35 के बाद थोड़ी सी हम कहते हैं कि बहुत डिले मत करना, अब 1 साल 2 साल 3 साल नहीं निकाल देना. ऐसा ना हो कि कहीं एग डोनेशन से करवाना पड़े. अगर आपका अपना बेबी हो सकता है तो क्यों नहीं. और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, कुछ बीच में अच्छे अभी रिसेंटली 3-4 days बैक आई हैड अ पेशेंट फ्रॉम गुड़गांव. तो उनके सिस्टर को भी हमारे पास ट्रिपलेट्स हुए थे. बाई चांस 3 बेटे हुए थे. नॉर्मली तो एक बेटा एक बेटी रहता है, और वो भी बेटा बेटी भगवान ने देना है, तो इसमें हमारा कोई से नहीं रहता. तो वो बच्चे अब 14-15 साल के हो गए. तो उनको लगा कि हमारे घर में एक डॉक्टर की वजह से मिराकल हो गया, क्योंकि उनको यही कहा गया था सारी ज़िंदगी आपकी बच्चेदानी छोटी है. तो हुए तो 3 हुए. हमने तो उस वक्त भी एडवाइस किया था कि आप एक की धड़कन वो करवा लीजिए, ताकि 2 बच्चे तो हो जाएंगे. अगर जल्दी पैदा हो गए तो बचेंगे नहीं. बट आई थिंक दे वर वेरी लकी. तो दोनों बच्चे पैदा भी हुए, नर्सरी भी ज़रूरत नहीं पड़ी तीनों के लिए, और हंसते खेलते 5वें दिन घर चले गए. तो उनकी सिस्टर आज 14-15 साल बाद मेरे पास आए. तो उनका गुड़गांव में या दिल्ली के पास कहीं IVF फेलियर हुआ था, और उनकी एज 38 थी. तो हमारा सबसे पहला तो ट्रायल यही रहता है कि अगर नेचुरल हो जाए तो कोई बुरा ना माने. यू नो, दिस इज माई स्टैंडर्ड वर्डिंग. अगर नेचुरल हो जाए तो कोई बुरा ना माने. तो फिर उनका हमने जैसे भी फर्टिलिटी एनहांसिंग स्कोपी का इस्तेमाल करते हुए उनका जो भी, मुझे लगता है ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर होता है तो मिठे फल देने वाले परमात्मा परमेश्वर स्वयं आप है. तो वी आर सो थैंकफुल टू गॉड. तो अभी उनकी
लगा लीजिए अक्टूबर में हमने आईवीएफ करना था, क्योंकि उम्र के कारण भी चिंता थी, तो हम कहीं ना कहीं नवंबर में ले गए और अब दिसंबर आ गया। तो बस 1-2 महीने हम उनको कहते रहे कि नहीं आप नेचुरल ट्राई कर लो अभी, एंड नाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी इज़ कंसीव्ड नेचुरली, जिनका अभी रिसेंटली आईवीएफ फेल हुआ था। अच्छा। तो इट्स समथिंग दैट रियली एनकरेजेस अस, क्योंकि हमारे पास परमात्मा दी मेरे नाल ऐसा एक ट्रेजर लगा लो, एक खजाना है जिसमें पेशेंट्स के मल्टीपल आईवीएफ फेलियर होने के बाद नेचुरल बच्चे हो गए। तो वी आर सो थैंकफुल टू गॉड। हमें लगता है कि चूजिंग द राइट पेशेंट, एंड एटलीस्ट हर पेशेंट को आईवीएफ का ना समझे, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाए। डॉक्टर साहब, क्या इनफर्टिलिटी का रीज़न सबसे बड़ा स्ट्रेस है? तारा जी, जो स्ट्रेस जो आप ये कोट कर रहे हैं स्ट्रेस के बारे में, आपको पता है कि लास्ट 6 months बैक फॉर 1 year वी वर कंटिन्यूसली गोइंग टू विलेजेस। तो वहाँ पे जाके एक तरह से उनसे कम्युनिकेट करना होता था विलेज की लेडीज से, कुछ इस तरह से कि उनको हमारी बातें समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनसे एक सवाल पूछा करती थी कि इस संसार में सबसे उच्चतम कोटि की मेडिसिन क्या है? तो सारी लेडीज हर उम्र की इकट्ठी होते थे गांव में, तो मेरी तरफ देखते थे बड़े ख्याल से कि पता नहीं कौन सी दवाई का नाम लेने वाला है डॉक्टर साहब। एंड आई यूज्ड टू टेल देम कि हैप्पीनेस। एंड आई थिंक कि दिस इज द राइट टाइम इन फॉर ऑल ऑफ अस टू एक्सेप्ट, पूरे समाज को ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हम लोग करना ही होगा, और विच इज़ अ फैक्ट कि हमारे जीवन की सबसे उच्चतम कोटि की दवाई हैप्पीनेस है। विच मीन्स कि अगर हमें कहीं ना कहीं, चाहे किसी ਨੂੰ परमात्मा ਦਾ ना जाप के खुशी मिलती है, किसी ਨੂੰ वॉक करके, किसी ਨੂੰ एक्सरसाइज करके, किसी ਨੂੰ किसी का भला करके, यू नो देयर आर वेरियस वेज जिससे हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स पैदा होते हैं। सो आई थिंक हैप्पीनेस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन। तो जो भी चीज़ हमारे जीवन में हैप्पीनेस लाती है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस को डाउन कर देती है, एंड द मोमेंट स्ट्रेस इज डाउन वी ब्लूम लाइक अ फ्लावर। राइट। डॉक्टर साहब, क्या गलत लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं आईवीएफ को इफेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा। मैं आपसे कुछ बड़ी सेंसिटिव चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मैंने अभी तो आजकल तो वैसे रात को ट्रैवल करना कम कर दिया है, बट मैं एक बार रात को 11 बजे 12-12:30 के करीब मैं रोड पे ट्रैवल कर रही थी। एंड एज़ यू नो कि आजकल दिवाली की तरह शराब की दुकान आपको सजी हुई मिल जाती है जीटी रोड पे। तो मैंने ना 18-20 यंग जवान लड़कों को वॉमिटिंग करते हुए देखा, सड़क पे बैठे हुए वॉमिटिंग कर रहे थे, और मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसी साइड देख के आपको आंखों में आंसू से ज़्यादा आप सोचते हो कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, वेयर आर वी लिविंग। I think more than IVF, because I'm not there to advocate for IVF. I'm just doing it, you know, कि अगर किसी का नेचुरल ना हो तो कर दो। हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है इंडिया में, you know, there's everybody saying IVF, you know। मैं सोचती हूँ हाय भगवान, इलाज करो, ऐसा ना सोचो कि हमें IVF करना है। आप इन्फर्टिलिटी का इलाज करो, और जब हमारे हाथ बंद जाते हैं, जब हमें लगता है कि नेचुरल नहीं हो रहा, किसी कारण से मुश्किल हो रही है, then you go for IVF happily. Today, you know, we do want कि ये जो सृष्टि, जो विधाता ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने हमें स्त्रियों को एक बहुत महान एक जिम्मेदारी सौंपी है सृष्टि को आगे बढ़ाने की। बट आपको पता है कि बच्चों को दुनिया में लाना इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो एक जन्म देने वाली है, माँ है, हर लाइफ हैज़ टू बी वेरी सिक्योर। उसकी ज़िंदगी सेफ हो, पिता की ज़िंदगी सेफ हो। मैं बल्कि प्यार से मजाक करती हूँ, पेशेंट्स को बताती हूँ कि हर बच्चा ना परमेश्वर दे दर तो माँ प्यो दी 100 साल दी चंगी सेहता नाल ते लंबिया उम्र दी अरदास लेके आंदा है। हर बच्चा चाहता है उसके सिर पे माँ बाप का साया हो। टुडे अनफॉर्चुनेटली हमारी जो डाइट है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि मैं कहती हूँ एक छोटी सी गोली ठीक कर सकती है तो इतनी बड़ी प्लेट कितना अफेक्ट कर सकती है। हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी थिंकिंग, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स, हमारा हर तरह का जो हम एक तरह से तुसी मेडिटेशन, स्ट्रेस बर्स्टिंग, ये हमारे को अफेक्ट करता है। बट सबसे बुरा प्रभाव हमारे समाज में आज हमारी उन स्त्रियों पे हो रहा है जो प्रेग्नेंट हो जाती है। बट अगर अनफॉर्चुनेटली अगर किसी पेशेंट का हस्बैंड, मेरे को बच्चे सारे माफ़ कर देंगे, सारे समाज के हमारे बेटे, आई एम जस्ट मैं रह नहीं सकती ये बात को कहे बिना, कि अगर किसी स्त्री का पति
किसी भी प्रकार का नशा या शराब का ज़्यादा सेवन करता है तो उस स्त्री के गर्भाशय में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हर तरह की कीटाणु संक्रमण का एक पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर इस तरह के गर्भाशय में प्रेगनेंसी ठहर जाए, चाहे नेचुरल ठहर जाए, किसी भी तरह से ठहर जाए, क्योंकि अगर पेशेंट हमेशा कोशिश करते हैं हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, तो वो या तो मिसकैरेज हो जाएगा या पूरे 9 मंथ्स उसकी बॉडी स्ट्रगल करती रहेगी इन्फेक्शन से, और उसकी सेलुलर स्टेबिलिटी, उसकी सेलुलर हेल्थ, उसके गर्भाशय की सेहत, हमारी बहुत सी लेडीज़ को डिलीवरी के बाद इतनी ब्लीडिंग कई बार हो जाती है कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे, कई बार मिसकैरेज के बाद ब्लीडिंग हो जाती है। तो हमारी ये सारी डिस्कशन में मैं चाहती हूँ कि हम बार बार इस टॉपिक को छुएं कि कैसे, ऐसा क्या करें कि हमारी स्त्रियों को ना तो कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ना हो, किसी की जान ना जाए, किसी की तबीयत ना खराब हो, और पुरुष या उसके पति इसका कारण ना बने, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि हम भी इन चीज़ों का कारण बन सकते हैं। तो आपका कहना ये है कि जो मेल्स किसी भी तरह का नशा करते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी वाइफ के यूट्रस को इफ़ेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और मैं आपको एक बड़ी सेंसिटिव बात बताती हूँ, हमारे समाज में ऐसे बहुत से कपल्स हैं जिसमें पति के शुक्राणु कम हैं या किसी भी शराब के कारण, एडिक्शन के कारण, किसी भी चीज़ के से हो जाता है, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, उनका एक्सेसिव लैपटॉप यूज़ से हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अगर उनका कंसंट्रेशन या काउंट नील है, यानी कि शुक्राणु नील हो गए, कि आने वाली सारी सूक्ष्म नलियाँ अगर किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन का कारण था तो वो ब्लॉकेज हो गई किसी वजह से, तो अगर कोई भी ऐसा फैक्टर जिससे पति में क्रॉनिक इन्फेक्शन है और उसकी वजह से उसका काउंट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन स्त्री की बच्चेदानी पे, गर्भाशय पे, उसकी ट्यूब्स पे, उसकी अंडेदानी पे, उसके पूरे सिस्टम पे आ सकता है। लेकिन ज़्यादा फोकस मैं इस बात पे करना चाहती थी कि हमारे जो एडिक्शन से या शराब से जो हमारी स्त्रियों पे इसका बुरा असर आ रहा है, अगर उनके पार्टनर्स को, ये हस्बैंड्स को या पार्टनर्स को सिर्फ इतना पता लग जाए कि मेरी वाइफ इतने से इतना ही चंगियाँ हो जान गया, इतने सारी उम्र किसी गायनेकोलॉजिस्ट की पेशेंट ही नहीं बनेगी, अगर हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता चल जाए और मैं भी इन चीज़ों का प्रयोग कम करूँ, उसकी डाइट अच्छी रहे, मेरी अच्छी रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत सी जिंदगियाँ रोशन हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे अभी। हाँ डॉक्टर साहब, आपने देखा है आजकल गर्ल्स एंड बॉयज़ मल्टीपल रिलेशनशिप में होते हैं, उनकी शादियाँ भी होती हैं, क्या वो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को या फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करता है? यस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का वैक्सीन जो कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अब ये मैं तारीफ़ करना चाहूँगी मोदी जी की इस मामले में कि उन्होंने वेरी काइंडली, देखिए जब ये वैक्सीन आया, जो पेंडेमिक आया, उन्होंने कितनी पब्लिक को फ्री लगवाए इंजेक्शन, सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ, एक बहुत अच्छी भावना से लगवाया गया था उस टाइम। इसी तरह से जो सर्वाइकल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट कर सकता है जवान बच्चों में, और फिर बड़ी यंग उम्र में, हमने 25-26 साल में, इंग्लैंड में थी जब 1996 में, तो हमने जवान लड़कियों को कैंसर से प्रभावित देखा। तो ये बड़ी यंग उम्र में सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ले आता है, 35 की उम्र में, 40, हाँ 35 की उम्र में, 40 की उम्र में, तो फिर इन्होंने वैक्सीन लगवानी शुरू की। लेकिन मल्टीपल रिलेशनशिप तो इतने खतरनाक हैं क्योंकि इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां समाज में फैलेंगी। उन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों का असर औरतों की ट्यूबों, फेलोपियन ट्यूब पे भी होगा, उनकी अंडेदानियों पे भी हो सकता है, उनके पूरे सिस्टम पे हो सकता है, और आगे की जनरेशन भी प्रभावित हो सकती है कहीं ना कहीं। मतलब इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। मुझे लगता है कि इट्स अ नीड ऑफ द आवर कि आई थिंक इट्स वेरी गुड, आपने तो अनजाने में इस टॉपिक को यानी कि मेंशन कर दिया, बट हमारे बच्चों को अगर उनका जो फ्यूचर उनको अंधकार में नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें उनको बहुत अच्छी एक तरह से एजुकेशन या क्वेश्चन आंसर सेशन, सेक्स एजुकेशन, कहीं ना कहीं उनको ये तो बताना ही पड़ेगा कि अपनी एक नन्ही मुन्नी, अपनी इतनी सेंसिटिव उम्र में, जब वो एडोलेसेंट्स हैं, जब वो नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, नए नए सवाल आ रहे हैं, तो उनको अपने आप को बचाना होगा
बहुत बहुत सुंदर तरीके से बचाना होगा, अपने जीवन को भी बचाना होगा। डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि फ़ॉरेन का जो स्टडी वो है, करिकुलम वो बिल्कुल अलग है, जबकि अगर हम देखते हैं इंडिया के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है और एक आम तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया के अंदर सेक्स एजुकेशन को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो इस बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ, दो बातों को फील करती हूँ। देखिए, बिकॉज आई डू बिलीव कि हमें एक ऐसे समाज की तरफ जाना है जहाँ दवाइयाँ कम हों, अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल ज़्यादा हो, अच्छी डाइट की उपलब्धता ज़्यादा हो। ये ना हो कि सिर्फ एक दो चार किसान पैदा कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। सो वी वुड अल्टीमेटली नीड टू हैव सोसाइटी लाइफ जिसमें बच्चों को बचपन से ही बागबानी सिखाई जाए। पेड़ पौधों को किस तरह से हमने हमारी सबकी बगिया कैसे खिली होनी चाहिए, अपना फूड कैसे उगाएं, और पशुपालन भी आई थिंक थोड़ा सा इनकरेज करना पड़ेगा अपने उसमें। उसके बाद एथिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए, एडल्ट लेवल पे आज हम सभी इस तरह की बात कर रहे हैं। हमें अपने समाज में करप्शन को घटाना है। हमारे देश में अगर करप्शन या पॉल्यूशन नहीं होगी तो ये दिस विल बिकम लाइक अ हेवन, और पॉपुलेशन भी कम होगी। मुझे लगता है जो सिखाना है बच्चों को हम सिखाएं। तो हमें बागबानी सिखानी होगी, एथिक्स के ऊपर बहुत बल देना होगा छोटे छोटे बच्चों में। पेरेंट्स को उसका रोल मॉडल बनना पड़ेगा, क्योंकि पहले टीचर पेरेंट्स हैं, वो एक दूर की बात है। और तीसरा, सेक्स एजुकेशन। एंड स्पेशली देखिए, देयर आर ऑलवेज पीपल इन द सोसाइटी जो प्रोफेशनल होके भी बहुत मदद करना चाहते हैं समाज की। यू विल ऑलवेज फाइंड 1%, 10% कुछ लोग आपको मिलेंगे जो ऑलवेज विलिंग टू हेल्प हैं समाज में, जगह जगह जाके कि हम हेल्प कर दें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की। आपको उन प्रोफेशनल्स को चूज़ करना होगा। और ये जो है सेक्स एजुकेशन की या हेल्थ एजुकेशन की वर्कशॉप्स हैं, अगर हो सके तो कहीं ना कहीं इस मैसेज को डिससेमिनेट करना होगा, राइट, कि हमारे जो एडोलेसेंट्स हैं, ये हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर इनफर्टिलिटी का ब्लेम फीमेल्स पे क्यों आता है? हमारा समाज कारण है इसका? ज़्यादा बहुत बड़ा कारण है। इट्स समथिंग सो, ये ना बड़ा मेरे अंतर, मतलब मैंने ये देखा है कि दिस इज़ अ वेरी टॉपिक सेंसिटिव टू at least my heart. It's I'm very sensitive about it because इसकी वजह से unnecessarily हमने अपनी बहुत सी स्त्रियों को, महिलाओं को, हमारी फीमेल पेशेंट्स को तड़फते हुए देखा है, तड़फते हुए जीवन गुजारती है विद अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। अगर हस्बैंड का सीमन काउंट नील है तो उसको 24 घंटे ताने मिल रहे हैं, ये जब से घर में आई इसकी बच्चा नहीं होता। अब वो किस किस को बताए? मुझे तो लगता है वो एक को भी नहीं बताएगी कि मेरे पति का काउंट नील है, बिकॉज वो अपने पति की बेइज्जती नहीं होते हुए देख सकती। बिल्कुल। अगर उसके पति का काउंट कम है तो भी वो अपने रिश्तेदारों को नहीं बताएगी, लेकिन कॉन्स्टेंटली ताने सुनेगी कि भाई ये लड़की जब से घर पे आई है इसकी, और एंड नोबडी नोज। अब जैसे मेरी प्रैक्टिस में हम लोग लास्ट 20 ईयर्स की जो जर्नी निकली, मैं हमेशा बोलती थी कि अगर आपने ये आपके जो मतलब कि बेटे का कई बार ऐसे समझाने के लिए बोलना पड़ता था कि इनके कारण ना इनके ट्यूब में पानी आ गया है, जहरीला पानी आ गया है बहू के, बिकॉज इधर सीमन में दिक्कत है। तो अब ये भी करना है, इनका भी इलाज करना है, इनको भी अच्छी डाइट, लाइफस्टाइल ये ख्याल करना है। तो जो मदर है, मदर को बड़ा प्यार होता है, मैम चिंता ना करो, ईब तो पूरा ध्यान रखेंगे, एंड द मोमेंट पीपल रियलाइज कि स्त्री के प्रॉब्लम्स का कारण पति भी हो सकता है, तो पीपल हैव अ सॉफ्टर एटीट्यूड। ऐसा नहीं सोचते कि भैया इसको तो मायके छोड़ो। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, मेल इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखो, आजकल के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा कारण इज बैड डाइट एंड लाइफस्टाइल एंड वेरी हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। तो अब ये एक ऐसी जनरल टर्म है कि पेशेंट को समझ नहीं आती कि भाई इसमें हम एक्शन कैसे लें। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इस कंटेक्स्ट में हमें एंशियंट जो हमारी गोल्डन सोच थी हमारे बड़े बूढ़ों की, उस पर जाना होगा कि जी अच्छा खाना खाओ, आपकी दौड़ सब्जी मंडी की ओर, एक्सीलेंट हाइड्रेशन करो, चीनी को क्रॉस कर दो, परमात्मा दा बख्शिया नेचुरल मिठा ले सकते हो, बच्चे होने के बाद खून कौड़ा ते बंदा तकड़ा, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ याद रखना है। मेल्स के लिए अगर कोई भी मेल नीम का
पाउडर जो कॉन्सेंट्रेट है पानी में घोल के पी ले तो उसके शुक्राणु खत्म हो जाते हैं। हमें कुछ कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा। बिकॉज आजकल हम आयुर्वेद की तरफ तो जा रहे हैं मगर हमें ज्ञान नहीं है इतना। तो मैंने कई बार मैं पार्क में सैर करने गई तो मैंने देखा कि वो एक बंदा जो हमेशा कुछ चीज़ें घोल के पिलाता था लोगों को कि भाई पत्ते पुत्ते पिला रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई नीम की तू मुझे दिखा क्या क्या डाल रहा है। तो बोलता है कि मैडम एक्चुअली ना नीम की पत्ते तो आजकल मिल नहीं रहे, ख़त्म हो गए हैं, तो मैं नीम का पाउडर घोल के डाल दिया है। सो आई टोल्ड हिम कि ऐसे तो सारों के शुक्राणु खत्म हो जाएंगे, ये तो बड़ा गलत बात है, ये तो बहुत खतरनाक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। वट एवर यू आर गिविंग टू द वर्ल्ड यू हैव टू शो देम कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं, सो पीपल कैन चूज। क्योंकि आजकल चैट जीपीटी में कोई भी डाल के पता कर सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो मेरे हिसाब से हमें बड़ी समझदारी से हमें जितना भी अच्छा चीज़ें मानी जाती है, देखिए ताज़े फल सब्जियां, सलाद, सीड्स, नट्स, बीन्स, योगर्ट, एक तरह से जिंदा खाना और स्प्राउट्स, लेकिन बड़े समझदारी से लेना है। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे आपने बोला कि नीम का पाउडर कितना ज़्यादा हानिकारक है मेल्स के लिए, लेकिन अगर किसी को यंग टाइम में वो हो गई शुगर हो गई और वो बहुत लंबे टाइम से ले रहा है तो शुगर वो एक्चुअल में कई बार ऐसा लगता है कि वो शुगर से शायद इनफर्टिलिटी ना हुई हो, वो जो उसके इंग्रेडिएंट्स ऑफ समथिंग अननोन। एग्जैक्टली। प्लस मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे हरियाणा में और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पुराने ज़माने में छोटे छोटे बच्चों के मुंह में दूध निकालते थे ना गाय भैंसों का, तो सीधा धार मुंह में देते हैं। तो जो जैसे एक माँ से बच्चे में कच्चा दूध पीने से माँ की बीमारी बच्चे में आ सकती है। अच्छा। ऐसे ही अगर उस गाय भैंस को कोई ऐसी तकलीफ है, जैसे एक बोवाइन टाइप ऑफ माइकोबैक्टीरियम होता है। अच्छा। जो एनिमल्स में होता है। ओके। तो वो सीधा ही अगर उसमें आ जाए, मेल में आ जाए, तो उसकी अति सूक्ष्म नलिकाएं ब्लॉक हो सकती हैं वो कच्चा दूध पीने से। हाँ जी। तो कहने का मतलब है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में हमारे बच्चों को मास में नहीं पता है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ों की अवेयरनेस हो जाए, मुझे लगता है कि एक मेल की बॉडी में सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर अबाउट मेल्स गुड हेल्थ इज सीमन। अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई है तो स्पर्म लेवल कम होगा, आप हाइड्रेशन नहीं करते, आपका एडिक्शन है आपके जीवन में, आपके रेडिएशन है, आप जैसे जेब में मोबाइल लेके घूमते रहते हैं। अब मोबाइल के कुछ सेट्स तो इतने ख़राब हैं, दे आर गिविंग वेरी हाई लेवल ऑफ रेडिएशन। आप अपने पास रख के सोते हो कि बस सिरदर्द हो जाती है ज़्यादा फ़ोन पे बात कर लो तो हमें ना थोड़ा सा अवेयर करना होगा। अच्छी डाइट लो, जो सबसे स्वस्थ किस्म की डाइट मानी जाती है, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा असर आएगा हमारे समाज पे। प्लस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तकलीफ़ें ना होने दो, एक बैलेंस्ड लाइफ जियो। डॉक्टर साहब क्या मल्टीपल आईवीएफ से फीमेल के बॉडी पे बहुत फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ सकता है। ऐसा है कि ये ना एक ऐसा सवाल है कि मुझे लगता है कि जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मैडम 4-5 बार हाईएस्ट ऑफ हॉस्पिटल से फेल हो गए। अभी एक पेशेंट आए थे, मैंने कहा आप मेरी गुरु दक्षिणा दे के जाओ। कहते क्या? मैं क्या इंटरव्यू दे के जाओ? कहते 4 आईवीएफ लाने, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में फेल होने के बाद मेरा पहला ही पास हो गया। हमने तो भोले भाग कर दिया। हमने कहा आईवीएफ कोई ना कोई तकलीफ ढूंढनी पड़ेगी, क्यों काम नहीं बन रहा? बिकॉज वीमेन कंसीव वेरी इजीली, तो यहाँ तो डिफिकल्टी हुई पड़ी है। तो 4 आईवीएफ फेल होने के बाद पहली बार पास हुआ, 2 बच्चे हो गए, पूरे वक्त पे पैदा हुए, ये बेटा बेटी हो गए। अब तो वो जवान हो गए थे, 4 साल के हो गए थे, तो बहुत खुशी हुई। तो कहने का मतलब यह है कि यू हैव टू बी वेरी प्रूडेंट कि अगर कोई चीज़ बार बार फेल हो रही है विद द बेस्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर जो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अगर उसका पीछे का जो सीन है वो ट्रीट नहीं किया गया तो कितनी बार फेल हो सकता है। प्लस जैसे हम आईवीएफ करते हैं तो हम उनको प्यार से कह देते हैं कि आपका ना एक आईवीएफ करके अगर ज़्यादा बार करने का सामान बन जाएगा, इतने तो बुरा ना माने, बट बहुत ज़्यादा बार अगर हम स्टिमुलेट करते हैं, 6 से ज़्यादा बार अंडेदानी को स्टिमुलेट किया जाए, तो डर लगता है कल को ओवेरियन कैंसर वगैरह ना हो जाए। डॉक्टर साहब आजकल इतने बड़े बड़े क्लिनिक खुल रहे हैं आईवीएफ के, क्या डॉक्टर्स ने अब डॉक्टर के लिए पेशेंट नहीं पैसा बनाने की मशीन हो चुका है? मुझे ये सुन के दुख लगता है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि पेशेंट्स को भी समझना होगा कि इलाज नाम की भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए इस दुनिया में। पेशेंट अभी 4-5 साल से देख रहे थे, फ़ोन करते हैं आईवीएफ का कितना पैसा लगेगा।
तो हमें इतना अजीब लगता था कि हो सकता है आईवीएफ के बिना ही हो जाए, isn't it? लेकिन डॉक्टर्स ये बोलते नहीं है, आप बोल रहे हैं इस बात को, डॉक्टर्स नहीं बोलते। हाँ नहीं, बट मुझे लगता है कि हमें भी वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड कि 60-70% के अगर नेचुरल बच्चे हो जाते हैं जो आईवीएफ के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं इट्स वेरी सेटिस्फाइंग फॉर द डॉक्टर टू। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें ये ट्रेडिशन को इसको छोड़ना नहीं है कि सीधा ही आईवीएफ कर दे। इट्स आई थिंक वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी अगर हम थोड़ा सा उनको दिशा दिखा के करें, बिकॉज डॉक्टर की भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन जो होती है वो मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। कई बार अगर किसी पेशेंट किसी काफ़ी सालों से किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन का असर है, मैं एंडोमेट्रियोसिस पे भी आऊँगी बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। हमारी बच्चियों को कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जैसे क्रॉनिक इन्फेक्शन का असर हमें नज़र आ गया, तो कोई ऐसी कठोर इन्फेक्शन होती है कि ताज़ा इलाज और ताज़ा बच्चा जल्दी हो जाते हैं। जैसे अगर हमने ताज़ा इलाज किया और ताज़ा बच्चा करा दिया, ताज़े अंडे ले लिए, मतलब सीड निकल आया बिना इन्फेक्शन के, और फिर हमें ज़मीन साफ़ चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके रिलेशनशिप के टेक्निक से ही उनको बार बार इन्फेक्शन आती हो या किसी भी चीज़ से। क्यों होता क्या, आज इलाज किया, 1 साल बाद 2 साल बाद आईवीएफ किया, तो कई बार बीमारियाँ वापस आने लग जाती हैं। तो हम सोचते हैं कि इतने साल हो गए, अब या कोई ख़ास तकलीफ थी, हमने इलाज किया किसी इन्फेक्शन का, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट गायब हो गई, सपोज। ऐसी बातें किताबों में नहीं लिखी हैं, ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस की बात है कि इतनी कठोर, इतनी हॉरिबल टाइप की 4.25 सेंटीमीटर की सिस्ट हमारे पास गायब हो सकती है। मैं ये नहीं कह कोई भगवान नहीं हूँ, और इसका लोग ऑपरेशन कराते हैं, आज भी करा रहे हैं, अगले साल फिर करा रहे हैं, फिर हो गई, फिर तीसरे साल करवा रहे हैं, और 50 साल के बाद कैंसर का चांस बन गया। लाइक इस तरह की चीज़ें, भगवान सबको बचाएं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा डॉक्टर की भी लिमिटेशन होती है कि अगर ताज़ा इलाज किया, ताज़ा बच्चा रख दे तो, लेकिन आई थिंक इट हैज़ टू बी, तारा जी, आई थिंक अगर कोई भी चीज़ एक अच्छी सोच और नेक नियत से की जाए तो बहुत फ़र्क होता है, इट मेक्स अ डिफरेंस। डॉक्टर साहब, आजकल के यूथ को फर्टिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या वो देंगी सजेशन? हमारी जो एडोलेसेंट बच्चियां हैं जिनको एंडोमेट्रियोसिस के कारण या कोई ऐसी प्रॉब्लम के कारण जिनको पहले पीरियड में दर्द होता था और बाद में बहुत तड़फने लग गए, पीरियड में दर्द बढ़ता गया है ना, या पीरियड होने से पहले ही पीरियड दर्द शुरू हो जाती थी, पीरियड बंद होने के बाद 4-5 दिन रहती है, या वैसे ही नॉर्मल एडोलेसेंट्स। देखिए, पहली बात तो हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां प्रिवेंट करनी है। रिलेशनशिप की कौन सी ऐसी विधि पति पत्नी यूज़ करें कि पत्नी को हनीमून इन्फेक्शन या तो हो ना, और 100 साल तक उसको कोई गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो। सो सेम थिंग हैज़ टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। सो इन्फेक्शंस को बचाना है, पेल्विक इन्फेक्शंस को, हर तरह की। तो बच्चों का जो, एक तो आपने ये बात कही ना, मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है हमारे समाज के लिए। दे हैव टू यूज़ प्रोटेक्शन, दे हैव टू लर्न a very hygienic way, I should not say hygienic way, they should learn all possible safe and safer means to have relationship, preferably after marriage, हमें तो शर्म आती है ये बात कहते हुए भी, क्योंकि हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं करते जहाँ बिफोर मैरिज हो। एग्जैक्टली। और उनका भी डाइट अच्छी हो, उनकी लाइफस्टाइल अच्छा हो, उनके ज़िंदगी में स्ट्रेस ना हो, और ऐसे फैक्टर्स ना हो जो हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करें। क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रांग होगा तो वो कितनी प्रॉब्लम्स को बचा लेगा। बट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम व्हेन देयर माइंड्स आर वेरी सेंसिटिव, आई थिंक दे नीड अ लिटिल गाइडेंस। कि डॉक्टर साहब, आजकल के टाइम में आपने देखा है कि गर्ल्स बिफोर मैरिज प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो अपने आप को सेव करने के लिए फिर अबॉर्शन का सहारा लेती हैं, पिल्स का सहारा लेती हैं। ये पूरे प्रोसेस आफ्टर मैरिज उनकी फर्टिलिटी पे या कंसेप्शन पे क्या इफ़ेक्ट डालता है? बहुत बुरा असर डाल सकता है। हमें सबसे पहले तो ये टारगेट करना है कि हमारी बच्चियां शादी से पहले प्रेग्नेंट ना हों। अगर कोई भी दुनिया में हमारी बेटी या कोई भी महिला अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में, शादी के बाद भी जो आते हैं कि मैम हमें तो फॉरेन कंट्री जाना है, ये मिसकैरेज हम नहीं चाहते बच्चे को, चाहे 6 वीक्स का हो, 5 वीक्स का, 6 वीक्स का पिल खा लें, तो मैं हमेशा, पहली बात तो पहले प्रेगनेंसी का अबॉर्शन करना क्रिमिनल माना जाता था। हमारे जब से हम डॉक्टर बन रहे हैं हमने तो यही सोचा था, फर्स्ट प्रेगनेंसी का अबॉर्शन करवाना इज़ क्रिमिनल एक्ट। और दूसरी बात, अगर कोई
शादीशुदा भी अगर पहले बच्चे को मिसकैरी करवाते हैं अपनी मर्जी से, किसी के पास जाके, कोई अच्छा डॉक्टर तो करेगा नहीं, तो फिर उनका सेकंड टाइम मैंने देखा कि नेचुरली मिसकैरेज हो जाता है जब वो चाह रहे होते हैं। तो ये इसका कोई स्पिरिचुअल कोरिलेशन है या क्या है, ये मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा कि जब वो नहीं चाहते और चाहे 5, 6, 7 हफ्ते पे करवाया होता है, सेकंड में तो ऐसे ही मिसकैरी हो जाता है, इवन इफ दे आर वांटिंग। एंड थर्ड थिंग, अगर कोई लड़की, अनमैरिड लड़की या मैरिड, अगर कोई 3 मंथ्स के बाद, 3.5 मंथ्स के बाद अगर पता लगा, कई बार इनको पीरियड भी आते रहते हैं, पता ही नहीं लगता प्रेग्नेंट है, तो उसमें क्या होता है कि अगर तो मिनी अबॉर्शन करवाया जाए, यानी हम लोग, मैं तो अबॉर्शन नहीं करती तो मेरे को एमडी के टाइम की चीज़ें याद आती हैं। अगर ऐसे किसी की एडवांस प्रेगनेंसी हो 11-12 हफ्ते की, और अगर कोई डायलेटर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए 10 नंबर से ज़्यादा का बच्चे, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है, तो क्या होता है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए ना उसकी बच्चेदानी के जो नीचे का हिस्सा है उसमें रबड़ बैंड दिया हुआ है भगवान ने, बच्चेदानी और बच्चेदानी का जो नीचे का हिस्सा सर्विक्स के बीच में, तो वो रबड़ बैंड ढीला हो जाता है, तो उसके बाद के बच्चे ना मिसकैरी हो सकते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में, पेनलेस मिसकैरेजेस हो सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ों को बचाना होता है हमें, और उनको साइकोलॉजिकली बुरा असर ना हो, उनको काउंसलर्स चाहिए। सबसे पहले तो काउंसलर इस बात के चाहिए कि प्रेगनेंसी हो ही ना, बिल्कुल प्रिवेंशन। डॉक्टर साहब, जो फीमेल्स पिल्स ले लेती हैं, पिल्स कितनी सेफ होती हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए? आप किस उम्र से किस उम्र के बीच में पूछ रहे हैं? देखिए, यंग गर्ल से लेके लेडी आफ्टर मैरिज भी बच्चे हो जाते हैं, और बाय चांस फीमेल को लग रहा है कि हो रह गया, तो वो पिल्स फीमेल को भी दे, सुना है मैंने, जो फीमेल्स भी ले लेती हैं। ऐसा है तारा जी, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। इंडिया बीइंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, आई थिंक मैं ये कहूँगी कि कॉन्ट्रासेप्टिव, सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव पे आप एक फोरम ऑफ डॉक्टर्स लेके, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है समाज में देना, सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड हार्मलेस कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो आई थिंक द सेफेस्ट मीन्स इसमें कोई दवाई हमारे अंदर नहीं जाती, सेफेस्ट इज़ अ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। सेफेस्ट नॉट सेफेस्ट बिकॉज हमारी क्वालिटी बड़ी ख़राब है इंडिया में, वो इजीली फट जाते हैं। Right. आपको मैं एक बात बताती हूँ, जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो हमारे जो हमारे यंग बच्चे हैं या हमारी शादीशुदा कपल्स हैं, यंग कपल्स हैं, इनको काफ़ी तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड चीज़ों से बचाते हैं। अगर किसी का बाई चांस ऐसी उम्र में होता है जिसमें बच्चे को बचना बहुत ज़रूरी है, तो बैरियर इज़ द बेस्ट। बट बैरियर आजकल बहुत मैं कहूँगी एक तरह से धोखा भी है हमारे लिए, क्योंकि अगर वो किसी अच्छी कंपनी के नहीं है तो टच करते ही फट जाते हैं। ये सब कुछ हमारी सारी की सारी डॉक्टर साहब सारी की सारी लो क्वालिटी मेडिसिन और प्रोडक्ट्स इंडिया में क्यों लॉन्च होते हैं? ये फॉरेन में तो नहीं आती इतनी कंप्लेंट जितनी इंडिया में आती है। तो इंडिया में हम देख रहे हैं कि इवन क्योंकि हम लोग जो अपना अल्ट्रासाउंड करते हैं, इंटरनल स्कैन, उसके ऊपर जैसे मैं मुझे बहुत वहम आता है कि एक इंटरनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू एक डॉक्टर पूरे समाज में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां कहीं फैल ना जाएं, भगवान करे हम ऐसे हाथ लगाएं कि जिन हाथों से हीलिंग हो, जिन हाथों से लोगों को फ़ायदा हो। तो हम अपने प्रोब, जो हमारा इंटरनल स्कैन के लिए प्रोब यूज़ होता है, ट्रांसविजाइनल प्रोब, उस पर मैं मल्टीपल वो चढ़ाते हैं, मल्टीपल और इन ए वेरी एसेप्टिक वे, जैसे कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि कहीं एक पेशेंट से दूसरे को ना हो जाए। एंड देन वी वॉश आवर हैंड्स। डॉक्टर्स तो एक ही बार चढ़ाते हैं, मैंने कितनी बार जब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मैंने देखा है वो एक ही चढ़ाते हैं, है ना। तो वी वॉश आवर हैंड्स मल्टीपल टाइम्स, वी रियली टेक यू नो दिस इज अ अपॉर्चुनिटी गॉड हैज़ गिवन अस सिमिलर। और मैं देख रही हूँ कि वो इतने इजीली अच्छी से अच्छी क्वालिटी के भी जो प्रोब कवर्स हैं, हम उसको प्रोब कवर कहते हैं, एक्चुअली बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, इतनी जल्दी से फट जाते हैं कि मैं सोचती हूँ कि पेशेंट तो ये सारे बेचारे डॉक्टर्स के पास एमटीपी के लिए जाएंगे, विच इज़ नॉट वेरी गुड। और आपने मुझे देखिए, दिस इज़ द बेस्ट मेथड। वो उसके साथ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मैं उसके बारे में कह दूं, एक A4 जैसे आपका पेपर है ना, ऐसे A4 साइज़ का पेपर आता है, एक किसी भी अच्छे बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ उसको पढ़ना होता है। मुझे लगता नहीं कोई पढ़ता होगा, उस पर इंग्लिश और हिंदी की इन्फॉर्मेशन है, उस पर लिखा होता है कि ऐसा क्या क्या मतलब स्टेप्स हैं जिससे वो इजीली फट ना जाए। बट अगर आप हज़ारों स्टेप्स भी कर लोगे तो भी वो क्वालिटी इतनी पुअर है कि वो टच करते ही फट जाती है। सो मुझे लगता है कि एक एजुकेशन ही इसका आंसर है। और बाकी जो 35 की उम्र के बाद, 35, 36, 37 के बाद गोलियाँ अनसेफ है। ओके। और इसका आई थिंक इसका भी कोई लिटरेचर है कि अगर आपने 10 साल से ज़्यादा गोली खा ली तो एक पर्टिकुलर टाइप का कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। तो आई थिंक ये इसके लिए
अब रिसेंट जो भी है इसमें इंफॉर्मेशन हमारी वर्ल्ड वाइड लिटरेचर में जो इंफॉर्मेशन है, तो मैं तो ये इनकरेज करूँगी कि इस वक्त हमारे पास ऑप्शन नहीं है। देखिए इंडिया में एक बहुत अच्छी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आ गया है जो शादीशुदा लोगों के लिए जिनके 2 बच्चे हैं, जिसका नाम है मायरीना। अच्छा। मैं जब इंग्लैंड में थी तो वो काफ़ी महंगा आया करता था 10,000 का, बट अब तो वो 2,2500 का मिल जाता है, 5 साल काम करता है। तो उसके ऊपर एक दवाई होती है प्रोजेस्टेरॉन नाम की दवाई। पहले 6 महीने उसको थोड़ा सा बेहोशी देके देना पड़ता है, पीरियड के पहले दूसरे तीसरे दिन ना, जब यूट्रस खुला होता है 4 मिलीमीटर का होता है, तो हल्की सी उसको जैसे उसको पेशेंस हो जाए, उसको पता ना लगे कि पेन नहीं होनी चाहिए, तो वो जैसे रखते हैं ना अंदर मायरीना कॉइल। इट्स एन इंट्रा यूट्राइन सिस्टम। कॉपर-टी नहीं मैं कहती, कॉपर-टी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे लगता है वो सारी इन्फेक्शंस लेके जा सकती है किसी स्त्री में। बट आई थिंक आई हैव टू से इट वेरी केयरफुली, क्योंकि कॉपर-टी और इस तरह की डिवाइस, देखो इंडिया इज़ अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और हमारी अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि ऐसा क्या करें कि पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाए। तो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम। तो पहले 6 महीने किसी लेडी के पीरियड ऊपर नीचे हो सकते हैं, कभी स्पॉटिंग इरेगुलर हो जाती है फर्स्ट 6 मंथ्स, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हल्की स्पॉटिंग हो गई, बट 6 मंथ्स के बाद आपकी अगर वो सेट बैठ जाती है तो आपके 5 ईयर्स बड़े अच्छे निकल जाते हैं, आपको गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, जो फीमेल्स प्रेगनेंसी नहीं चाहती और वो फ्रीक्वेंट टैबलेट का, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करती हैं, वो कितना सेफ होता है? देखिए, अगर आपके पास एक भी बेबी नहीं है और आप चाहते हैं कि अभी 2-3 साल बेबी ना हो, इफ़ यू आर ए न्यूली वेड लेडी और आपकी उम्र 35 से कम है, तो आप उसको लिमिटेड टाइम के लिए 2-3 साल ले सकते हैं। बट आई वुडेंट रिकमेंड कि आप 10 साल गोलियां ही खाते रहें। आप बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव को अच्छे तरीके से यूज़ करना सीखिए, और कुछ साल ले सकते हैं, 2-3-4-5 साल, बट उसको बहुत लंबा वो ना बनाइए, बल्कि बच्चे होने के बाद मायरीना जैसे इसी अच्छे ऑप्शन पे जाइए। अच्छा, ठीक है। कि सबसे सेफेस्ट प्रेगनेंसी ना होने का तरीका आज के टाइम में कौन सा है? जो फीमेल प्रेगनेंसी नहीं चाहती उनके लिए सबसे सेफेस्ट तरीका कौन सा है डॉक्टर साहब? देखिए, जितनी सेफेस्ट की आप बात कर रहे हैं वो सेफेस्ट तो आई थिंक आई शुड से लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स परहैप्स सेफेस्ट। देखिए, मेरी नज़र में मायरीना कॉइल इज़ ऑल्सो सेफ, विच इज़ नोन एज इंट्रा यूट्राइन सिस्टम, जो कि जिनके बच्चे हो गए हैं, 2 बच्चे हो गए, उनके लिए ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला आपको हैवी ब्लीडिंग वगैरह से भी बचा लेगा। 40 ईयर्स की उम्र में आपको बच्चेदानी यूट्रस निकलवाने से भी बचा सकता है। लेकिन बहुत यंग लड़कियों के लिए लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज ओके। डॉक्टर साहब, एक वो कौन सी आदत है जिस अगर बच्चे उसको फॉलो करें तो आईवीएफ की या इनफर्टिलिटी की वो ही ना आए? ऐसी कौन सी आदत यंगस्टर्स या जो वुड बी पेरेंट्स हैं, बनना चाहते हैं, ऐसी कौन सी आदत को फॉलो करें जिससे नेचुरल कंसेप्शन, अननेसेसरी इनफर्टिलिटी ना मिले, इनफर्टिलिटी की समस्या ना आए? आई वुड से अपने अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, खासकर जो डॉक्टर प्रिवेंशन की पार में इस्तेमाल विश्वास करता हो, मतलब बचाव की शक्ति। मुझे लगता है संसार में सबसे उच्च कोटि की शक्ति हमारे पास बचाव की शक्ति है, हम बचा लें रादर देन ट्रीट करें। एग्जैक्टली। तो हमारे बच्चों को शादी, मुझे लगता है शादी से एक दिन पहले तो क्या, कुछ दिन पहले हर लड़की को किसी ऐसे डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर उसको ऐसी टिप दे सके कि ऐसा लड़की क्या करे जीवन में, कैसी प्रैक्टिसेस करे आफ्टर मैरिज, कि वो 100 साल तक किसी गायनेकोलॉजिस्ट की पेशेंट ना जाए, स्पेशली रिलेटेड टू इन्फेक्शन। ठीक है। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फाइब्रॉइड्स पे हमारा बस नहीं चलता, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इवन जब किसी को रसौली की समस्या हो, फाइब्रॉइड्स हो, हम अधिकांश पेशेंट्स को, बहुत से पेशेंट्स को ऑपरेशन से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आईवीएफ डिसीजन है या मजबूरी? मुझे लगता है ये डिसीजन तो ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज देखिए, डिसीजन है या मजबूरी, मुझे नहीं लगता कि किसी पेशेंट को अगर कहा जाए कि आपका नेचुरल हो जाएगा तो पेशेंट ज़बरदस्ती तो नहीं करेगा कि मेरे को आईवीएफ से ही करो। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पीपल जो हमारे जीवन में आए बट उनके भी नेचुरल हो गए। शायद उन्हें अपने आप से ही होप नहीं थी कि उनके नेचुरल होगा, इसीलिए उन्होंने शायद प्रेशर दिया हो आपको। यस, आई रिमेंबर वन पेशेंट जो 40 ईयर्स की एज में मेरे पास आए, 40, 41, 42 के करीब उनकी उम्र थी। शी हैड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, 15 साल की बेटी थी और हर तरीका अप्लाई कर चुके थे, एंड दे कुड अफोर्ड आईवीएफ वेरी वेल।
एंड दे सेड कि मैडम प्लीज़ हमारा नेचुरल मत करवाना, हमें पता है आप नेचुरल भी करवा लेते हो, एंड इवन दे हैड देयर बेबी विदाउट IVF। डॉक्टर साहब, एक बात वो जो हर शादीशुदा कपल को शादी से पहले जाननी चाहिए। वाह, देखिए ऐसा है, ये आई थिंक आई वुड से द सेम थिंग कि कुछ चीज़ें हमारी बेटियों के साथ इतनी कॉमनली होते हुए हम देखते हैं। वी एज गायनेकोलॉजिस्ट, लड़कियों की शादी होती है और लड़कियां एयरपोर्ट से हनीमून मनाने जाती है, एयरपोर्ट से वापसी पे या फ़ोन आ रहा होता है कि डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसमें हम जिनको हनीमून इन्फेक्शंस कहते हैं। तो मुझे लगता है ट्रीट करने से अच्छा है कि पहले प्रिकॉशन ले लें। मैं हमेशा उनको कहती हूँ, मैं हर कपल को कहती हूँ कि इस संसार में एक पति की सबसे अच्छी टीचर फॉर लाइफ टाइम, मैं पूछती हूँ कौन है, तो मैं कहती हूँ पत्नी ही इज़ द बेस्ट टीचर फॉर हस्बैंड ऑल्सो। अगर हमने लड़की को सिखा दिया तो लड़की ऑटोमेटिकली अपने हस्बैंड को एक तरह से कन्वे कर सकती है बहुत ब्यूटीफुली कि दिस इज़ हाउ वी हैव टू गो अबाउट थिंग्स, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जो अवॉइडेबल प्रॉब्लम्स हैं, प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम्स हैं। सेकेंडली, अगर लड़की किसी घर में ब्याह के जाती है तो मैं चाहती हूँ, बिकॉज वो सिचुएशन ऐसी होती है कि वो घर में चलो पानी से दब के पी लेगी, लेकिन घर में दही लस्सी या जो भी कोई हेल्दी फूड, दही लस्सी अब आज हेल्दी फूड में नहीं भी कह सकते क्योंकि हमें थोड़ा डर लगने लगा, हम देसी गाय पे आ गए अब कि भाई वो हैप्पी गाय का लेना है, यू नो, गाय भी हैप्पी होनी चाहिए और बड़ा हेल्दी वे में, चलो दूध ना चंगी दही ऐसे बोलते हैं प्यार से। बट उसको ना शर्म, उधर से उसकी बॉडी वल्नरेबिलिटी ऑफ द बॉडी, यू नो, बिकॉज शी इज़ एक्सपोज टू सर्टन थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फिर नए नए रिश्ते, ऊपर से खाने पीने में भी वो एक एम्फेटिकली नहीं महसूस कर सकती कि डाइट, गुड डाइट, लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। एक तो वो सृष्टि में आगे अपनी कंट्रीब्यूशन करने जाएगी किसी भी स्टेज पे, और उसको अपने आप को हर तरह से हेल्दी रखना है। डॉक्टर साहब, जो नॉर्मल वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं वो एक फर्टिलिटी को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, vaginal infection in the reproductive system, infection in fallopian tubes, infection in the ovaries, in few cases they can be interconnected. डॉक्टर साहब, आपकी जितनी बड़ी यात्रा हो चुकी, 20 साल का एक्सपीरियंस आपको IVF के अंदर हो गया, कुछ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करिए जो आपको लगता था कि ये तो आउटस्टैंडिंग मोमेंट है। तारा जी, दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पहली बात तो मेरा ये बहुत विश्वास है कि इस ब्रह्मांड के मैं परमेश्वर, परमपिता परमात्मा को इस ब्रह्मांड के शहंशाह सब कुछ वही कहती हूँ, सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बस वही है इस ब्रह्मांड के शहंशाह। सो मैंने ये देखा कि बहुत सी ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया विच वर नॉट मेंशन्ड इन टेक्स्ट बुक्स, बट जिनको हमने होते हुए देखा और रिपीटेडली होते हुए देखा, और जिसने हमें साहस दिया कि हम कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीटमेंट करें, कुछ ऐसा करें, क्योंकि जिसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं तो क्यों ना हम इन चीज़ों को बार बार करें इन वेरी डिफ़िकल्ट पेशेंट्स। राइट। तो इनमें से जैसे आजकल के कंटेक्स्ट में जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी पेशेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं अंडेदानी की पावर जब लो हो जाती है, जिसको हम लो AMH कहते हैं, अंडेदानी की ताकत घट गई, तो जिसमें लोग सीधा ही IVF की ओर चले जाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे केसेस में भी सीधा टेस्ट ट्यूब बेबी की ओर ना जाएं। अगर आप अंडेदानी की ताकत कम हो गई है और अगर आप सीधा IVF में चले जाते हैं तो आप ऐसा ना सोचें कि आपका IVF फटाफट पास हो जाएगा, इट कैन फेल ऑल्सो वेरी इजीली। और मैं शेयर ये करना चाहती थी कि मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स का एक कलेक्शन है, मे बी 65+ पेशेंट्स का, जिनकी अंडेदानी फेल थी, यानी कि AMH 0.5 से कम था, जिसमें गूगल कहता है, अगर आप गूगल में रिव्यू देखें तो वो कहता है कि 0.5 से कम बच्चा हो ही नहीं सकता अगर अंडेदानी की पावर कम हो जाए। तो अप्रॉक्सीमेटली 65+ पेशेंट्स भगवान की कृपा से आज हो चुके हैं। ईश्वर करें ये पेशेंट बढ़ते जाएं, जिनके बच्चे, इनमें से बड़े सारे पेशेंट्स के नेचुरल बच्चे हो गए, नॉट विद IVF, और कुछ पेशेंट्स के IVF से हुए, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स के नेचुरल बच्चे हो गए विद किसी भी ट्रीटमेंट की हमने पद्धति को लिया, उनकी अंडरलाइंग पैथोलॉजी को ठीक किया कि इनकी बत्तियां क्यों बुझ रही है धीरे धीरे, कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्रभावित कर रही है।
तो हर तरह से हमें रिजल्ट अगर मिलते डॉक्टर गए। साहब मैं अपनी बात करूं कि मैं 44 इयर्स की हूं, ये मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को। अगर मैं आज के टाइम में ये सोचूं कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, तो अगर एक 44 का मतलब है कि शायद मोनोपॉज की स्थिति आने वाली हो 2 या 4 साल के अंदर, तो इस वाली परिस्थिति के अंदर या जो सिचुएशन चल रही है, इसमें सक्सेस रेट आपके हिसाब से क्या रह सकता है? मैं आपको एक बात बताती हूँ, बिकॉज मैंने इस ब्रह्मांड का सबसे उच्च सबसे हाईएस्ट लेवल पे ईश्वर को, परमेश्वर को बिठाया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। हमें लगता है सब कुछ पॉसिबल है, प्रोवाइडेड इट्स डन इन ए वेरी साइंटिफिक वे। और हमेशा यही कहती आई हूँ प्यार से पेशेंट को, सहज पके सो मिठा है, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करना हैगा। हमारे एक बहुत यहाँ पे एक गांव, मैं गांव का नाम नहीं लेना चाहती, हम उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ख़राब नहीं करना चाहते, कि हमारे पास ही करनाल में एक गाँव है जिनकी सरपंच की वाइफ का 46 साल का हमने अंडा लिया था, 1 साल इलाज करके, अप्रॉक्सीमेटली 10 महीने इलाज करके। और वो अंडा लिया, वो तो बाद में मुझे एहसास हुआ कि हे भगवान, मैंने तो सोचा ही नहीं ये डिफ़िकल्ट होगा। और वो उनका IVF पहली बार में पास हुआ, और वो बच्चा उनका ब्रिटिश बेबी लगता है, इट डजंट इवन लुक लाइक एन इंडियन बेबी। 19 साल का हो गया बच्चा, मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि वो पेशेंट जब 48 ईयर्स के थे, तो बच्चे को लेके, 10 महीने के बच्चे को लेके बैठे थे। तो दैट डे आई रियलाइज, ओ माई गॉड, अरे वाह, मतलब इतना बड़ी उम्र का बच्चा, इतनी बड़ी उम्र का अंडा, शायद हम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा पाएँ। सो मैं आपको एक बात बताती हूँ, गॉड ने, एंशिएंट विजडम हमें बहुत कुछ सिखाती है। सिर्फ गोली देना, सिर्फ गोली खा लेना, इसे इलाज मैं नहीं मानती हूँ। तो मेरे हिसाब से कुछ भी असंभव नहीं है। 44 की बात कर रहे हो, वी हैव सीन पीपल प्रेग्नेंट। देखिए आज कानून बन चुका है ART पे, 50 के बाद हम स्त्रियों का IVF नहीं कर सकते, इलाज नहीं कर सकते, मतलब IVF ART असिस्टेड रिप्रोडक्शन में नहीं लेके जा सकते। और 55 हस्बैंड की उम्र है मैक्सिमम, ये मुझे लगता है शायद इसको गवर्नमेंट चेंज करेगी, 55 से शायद थोड़ा 58 तक कर देगी, थोड़ा कर देगी। और स्त्रियों का, लेडी की 55 UK में थी उम्र मैक्सिमम, जो इंडिया में अभी 50 निर्धारित की गई है। बट इस कानून के आने से पहले के जो साल थे, जो 20 ईयर्स की मैं बात कर रही हूँ, इस कानून, तो हमने हर उम्र के पेशेंट को प्रेग्नेंट होते हुए देखा, बड़ी फास्ट प्रेगनेंसीज होते हुए देखी, जो सारा दुनिया का लिटरेचर कहता है। राइटली आपने कहा कि डिफ़िकल्ट होता है। और 8.5 महीने पार करके जे बिना बाहरली नर्सरी की लोड़ पे, जे ए वाली नर्सरी सब तो उच्च कोटि की नर्सरी बन जाए, तो वाजे गाजे नाल हेल्दी बच्चों का जन्म होवे, भगवान करें बस ऐसा ही हम, मतलब मैं तो उस अपने अंतिम सांस तक भगवान करें ऐसे ही अच्छा रिजल्ट देखूं सबका। डॉक्टर साहब, हमारे साथ आज का बैठक का सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत ब्यूटीफुल। तो मैंने कहा कोई हीरे मोतियों जैसा कोई महान प्यारा इंसान, एंजेलिक इंसान ना, मेरे से सारे हीरे मोती निकलवा लेगा। सो आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। It's really, you know, I think अगर हमारी बताई हुई किसी भी चीज़ का किसी के जीवन पे अच्छा असर हो जाता है, तो I think it will be transformative, it will be life changing for the very good। कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। अगर किसी घर की स्त्री का मन, अंतरात्मा खुश है, तो आपको पूरा घर एक तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, ब्लूमिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत खिला खिला लगेगा, एक डिवाइन घर लगेगा, एक मंदिर लगेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतने सारी आज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताया, उनसे बचने के तरीके बताए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया।